बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। जितनी भी गर्ल्स सुन रही हैं ना, आप जब प्रेग्नेंट होंगी आपको हाइपरटेंशन की अलामात लाजमी आएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कैटेगरीज़ हैं और इसके अंदर से क्वेश्चन लाजमी आना है। पक्का क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं आपको कर रहा हूँ। जिसने ये वीडियो स्किप कर दी ना, मेरे ख्याल में वो एक अच्छा अपना एक जो भी कह लो, क्रोनिक हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, अमूमन इसको लिखा होता है PIH। और स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार PIH क्या था, PIH पोस्ट पार्टम रखते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है यार। प्री एक्लेम्शिया, इसके अंदर हम देखेंगे दोनों में क्या फ़र्क है। ये भी हाइपरटेंशन है, ये भी हाइपरटेंशन है। प्री एक्लेम्शिया भी हाइपरटेंशन की कंडीशन है। इसके अंदर पेशाब बिल्कुल साफ़ होता है फीमेल का, इसके अंदर प्रोटीन आ रहा होता है पेशाब के अंदर। फिर एक्लेम्शिया क्या होता है, इसके अंदर उसको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर हेल्प सिंड्रोम है, LPE, ये पूरा एब्रीवेशन है। थोड़ा सा अगर आपको रिकॉल करें पैथो, ठीक है, तो इसके अंदर हम आगे डिस्कशन करते हैं क्या होता है हेल्प सिंड्रोम, ये वाला सारे का सारा। सबसे पहले मैं आपको करता हूँ कि क्रोनिक हाइपरटेंशन जो है ना वो प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। देखो, अगर ब्लड प्रेशर 140/90, नॉर्मल कितना होता है 120/80, ठीक है, ऊपर वाला सिस्टोलिक नीचे वाला डायस्टोलिक। अगर इसके अंदर से 20 ऐड जमा कर दो, इसके अंदर 10 ऐड कर दो, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर 140/90 से अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मतलब अभी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई लेकिन वो बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर बिफोर 20th वीक अगर वो प्रेग्नेंट होगी या और उसके 20 हफ्ते से पहले पहले उसको इतना तेज़ ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो ये हमारे पास मेरी जन कंडीशन है क्रोनिक हाइपरटेंशन की। ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, काजीज़ क्या हैं, ये सारे की सारी हम डिफरेंट एटियोलॉजी है वहाँ से हम डिस्कशन करते हैं। देखो, हो सकता है उस फीमेल को कोई असेंशियल हाइपरटेंशन हो, या फिर उसको कोई पॉलीसिस्टिक डिजीज़ हो, ठीक है, या कोई क्रोनिक वेस्कुलर डिजीज़ हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि उसको कोई वेस्कुलर डिजीज़ है, मतलब वेसल के अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से उसका BP हर वक्त तेज़ रहता है। तो क्रोनिक का मतलब पुराना उसका हो गया, ठीक है। तो वेस्कुलर डिजीज़ हो चुकी है, उसके अंदर BP है, या फिर उसके अंदर कोआक्टेशन ऑफ द अयोटा है, अयोटा के अंदर जो है ना वो कोई मसला है फीमेल की बॉडी के अंदर, वो हो सकता है। या फिर उसको कोई गुर्दे की डिजीज़ है, रिनल डिजीज़, जिस तरह हमने पॉलीसिस्टिक डिजीज़ पढ़ा है ना, ठीक है, गुर्दे के अंदर मल्टीपल सिस्ट सी बन जाती हैं और वो हाइपरटेंशन रेनिन एंजियोटेंसिन हमेशा एक्टिव रहता है उसका, तो वो हमारे पास आ सकती हैं। या फिर उसकी कोई भी रीनल आर्टरी, गुर्दे की जो है ना अंदर सारा मसला है, तो रीनल आर्टरी की जो है ना वो स्टीनोसिस हो चुकी है, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर हमारे पास कोई भी उसको एंडोक्राइन जो है ना वो हमारे पास डिजीज़ हो, ठीक है। अब एंडोक्राइन डिजीज़ के अंदर क्या आ सकता है, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, ये भी गुर्दे की हमारे पास है, ठीक है। इसके अंदर साथ में आ जाते हैं अगर किसी को कॉन डिजीज़ हो, ठीक है, ये कॉन डिजीज़ भी एंडोक्राइन के अंदर हमने डिस्कस किया। या किसी को हाइपरथायराइडिज्म हो, ठीक है, और कुछ केसेस में हाइपो के अंदर भी हमने देखा कि हमारे पास ये ब्लड प्रेशर रह जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, अब जो फीमेल, अब यही अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन की फ़ीमेल टपाटप करवाएगी, ठीक है, तो इसको वो प्रेगनेंसी होगी। तो इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, एक तो उसको कंडीशन होगी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की, प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन होगी। अगर उसने फिर भी कंट्रोल ना किया, उसकी सासू माँ ने कहा नहीं ये तो बहाने मार रही है, तो वो एक्लेम्शिया के अंदर उसको दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे के सारे हमारे पास ये कॉम्प्लिकेशन आएगी। वो एक कुछ कंडीशंस में तो हमने देखा है कि इसको ना कंट्रोल करने से इंट्रा सेरिब्रल हेमरेजेस भी हो गए, दिमाग की शरियानें फट जाती हैं। साथ में हमारे पास हार्ट फेलियर की एक कंडीशन आती है, वो हो सकता है। साथ में हमारे पास प्लेसेंटल एब्रप्शन, मैंने लास्ट वीडियो बना दी है, ठीक है। प्लेसेंटल एब्रप्शन, वहाँ प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल जगह से उखड़ जाएगा और उसके अंदर उसको पेनफुल ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सारी की सारी फीटस के ऊपर क्या होगा, फीटल को सही ऑक्सीजन नहीं मिली तो प्लेसेंटल इंसफिशेंटी, ग्रोथ रिटार्डेशन, सारी लिख देना। मोबिलिटी और मोर्टेलिटी का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे इसको के लिए, तो आपने इन्वेस्टिगेशन में मेरी जान वही तो CBC, LFT, RFTs, रीनल स्कैन, ऑटो एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, कोई बताने वाली बात नहीं है, बच्चों वाली बात है, ठीक है। ये सारी की सारी हमने करनी है। अब इसके अंदर भी ना अब दो कैटेगरीज हमने देख लेनी। क्रोनिक हाइपरटेंशन या तो वो माइल्ड होगा
या फिर वो सवेयर हाइपरटेंशन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसकी जो है ना यहीं पे मैं दो टाइप्स बना देता हूँ। या तो हमारे पास वो माइल्ड हाइपरटेंशन है, पुराना है लेकिन अभी माइल्ड है, ठीक है, या फिर वो हमारे पास सवेयर होगा। तो किन कैटेगरीज में करेंगे? अगर तो वो 1 BP जो है ना 140 से लेकर 150 या इससे दरमियान दरमियान है, तो लेस देन या इक्वल टू 150/100, ठीक है। अब इसके अंदर हमने 10 और जमा कर दिया, तो इस इतना या इससे कम कम हो तो ये माइल्ड है, ठीक है। और सवेयर क्या है? अगर वो ये 150/100 को भी क्रॉस कर जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये सवेयर हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। अब जो माइल्ड होती है उसकी ट्रीटमेंट अलग है, सवेयर की अलग है। देखो माइल्ड में अमूमन आपको 160/110 या इतना मिल रहा होता है, 100 से कम कभी नहीं आता। तो यहाँ पे क्या होता है, माइल्ड के अंदर हमें फौरी तौर पे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। बीपी और उसकी प्रोटीन आप बार बार असेस करते हैं, हो सकता है कोई छोटी बॉडी कंडीशन हो तो वो ठीक भी हो जाए, ठीक है। इसके अंदर आप इसके अंदर फिर अगर एंटी हाइपरटेंसिव जो है ना वो प्रेग्नेंट है तो हमने कंट्रा इंडिकेटेड होती है, ज़्यादा हाइपरटेंसिव नहीं देते। एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन, एटिनोलॉल या डायूरेटिक्स हल्की फुल्की दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। सवियर हाइपरटेंशन है तो आपने इसके अंदर ज़रूर हाइपरटेंसिव मेडिसिन, एंटी हाइपरटेंसिव देखनी है। अब इसके अंदर आप माँ को भी बचाना है और बच्चे को भी कहीं किसी हद तक रोकना है, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा आपने लेस देन 160 रखना है, इससे कम कम। अगर यहाँ से शूट किया तो मतलब मसला है, ठीक है। तो एजेंट इसमें लेबिटालोल हो गया जो कि अल्फा बीटा ब्लॉकर है, निफेडिपिन, मिथाइल डोपा, सारी बात करते हैं आगे। मोड ऑफ डिलीवरी जो है ना वो हम देखते हैं कि अगर तो स्पॉन्टेनियस लेबर हो जाए तो ठीक है, वरना फिर हम जो है ना वो कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग करते रहते हैं, एक वक्त आता है कि हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में पूरी बात, ये इतनी तमहीद मानने का कि एक बंदे का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए ना इसके अंदर। अब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में क्या है, इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम इसका था गेस्टेशनल, जिस तरह डायबिटीज़ इसी तरह गेस्टेशनल हाइपरटेंशन इसको हम कह देते हैं, ठीक है। इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? अगर ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140/100 mm ऑफ Hg है, लेकिन कितने में? हमने 2 दफ़ा लिया है और दोनों दफ़ा वो बढ़ा हुआ है। कितनी देर में लिया है? 4 से 6 घंटे के दरमियान। मतलब अभी मैंने ब्लड प्रेशर लिया उस लड़की का 140/90 आ गया, 4 घंटे बाद मैंने लिया फिर भी उसका इतना ही था। तो इसका मतलब है कि उसको प्रेगनेंसी, और वो प्रेग्नेंट है तो इसका मतलब है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो ये हमने देख लेना है। या फिर हमारे पास कह रहा है कि अगर ये तो हमने लिए 2 रीडिंग के ऊपर हमने बताया, अगर मैं सिंगल रीडिंग लूँ और मुझे जो है ना उसका 160/110 से भी शूट किया हुआ है तो मैं एक रीडिंग ही देख के बता दूंगा कि यार इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस है। इसके लिए मुझे दूसरी रीडिंग का वेट नहीं करना, 4 घंटे वेट नहीं करना, ठीक है। अगर 140/90 आ रहा है तो मैं 4 घंटे बाद दोबारा लूँगा, अगर दोबारा भी इतना ही है तो फिर प्रेगनेंट। अगर 160/110 है तो मेरे कान खड़े हो जाए, बस एक ही काफ़ी है, इसी के ऊपर हम डायग्नोसिस देंगे, ठीक है। और ये कब होता है? आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। और इसके अंदर रिमेंबर कोई भी प्रोटीनो यूरिया नहीं होगा, यूरिन में उसका बिल्कुल क्लियर होगा, प्रोटीन उसके अंदर नहीं आएगी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में, ठीक है। और किस फीमेल में होगा? जो पहले नॉर्मोटेंसिव वोमेन थी, अब उसको जो है ना ये सारी की सारी हुई हैं, ठीक है। तो वही इसी के अंदर भी हमने डिग्री बना दी है। एक हमारे पास आ जाती है जी माइल्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, एक हमारे पास आ जाती है जी मॉडरेट, और एक हमारे पास आ जाती है जी सेवियर, सिंपल सी, ठीक है। माइल्ड में कितना होगा? अगर वो 140 से 149 mm ऑफ Hg के अंदर फॉल कर रहा है, कौन सा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मॉडरेट में क्या होगा? अगर 150 से 159 mm ऑफ Hg के दरमियान फॉल कर रहा है तो मॉडरेट होगा। अगर वो 160 से अबव चला गया है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो वो सवेयर होगा। अगर कोई डायस्टोलिक की पूछ ले तो यहाँ पे आपने लोएस्ट इसकी 90 थी ना, तो 90 से 99 तक कर लो, ठीक है। यहाँ से आप 100 से 109 कर लो डायस्टोलिक, और यहाँ पे 110 से शूट करवा दो आप, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डायस्टोलिक का या सिस्टोलिक की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये हमारे पास है, इतनी ही अगर बता दोगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन तो मोर है। अभी इसी को मैं कंटिन्यू करता प्री एक्लेम्शिया के ऊपर। अगर यही कंडीशन हाइपरटेंशन की 140/90 है, ठीक है, और हमने 4 से 6 घंटे के बाद लिया तो वो भी दोबारा भी इतनी थी। या फिर अगर और साथ में जो है ना मैंने उसका जो पेशाब देखा, ठीक है, तो उसके अंदर प्रोटीनो यूरिया 300 मिलीग्राम
ठीक है, इन 24 आवर, एक दिन के पेशाब के अंदर उसका 300 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोटीन आ रही है, ठीक है। और वो किस वीक के अंदर है? 20th वीक ऑफ गेस्टेशन। 20 रुपये आपने देने हैं हमेशा, ठीक है। 20 रुपये का बोनस का सिर्फ का पैकेट आता है ना, तो बस इस यहीं से याद कर लो, मैंने जहाँ तक मशहूरियाँ देखी हैं। तो 20th वीक ऑफ गेस्टेशन में 300 मिलीग्राम 24 घंटे पेशाब के अंदर प्रोटीन आ गया, ठीक है। 300 का चिकन आ गया ना, ठीक है। चिकन का रेट अभी तो ज़्यादा ही है, लेकिन 140/60 अगर हमने 2 रीडिंग ली है तो इसके अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पे पेशाब का कोई चक्कर नहीं था, यहाँ पे अब पेशाब का चक्कर आ गया, ठीक है। यूरिन का सारा आ गया। और वो वुमन पहले प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव वुमन थी, उसको कोई मसला नहीं था, ठीक है। और जो है ना ये सारे की सारी कंडीशन, और ये बाद में प्रेगनेंसी के 6 हफ्तों के बाद अगर ये सिम्टम उसका ठीक हो जाए तो मतलब वो प्री एक्लेम्पशिया का शिकार थी, ठीक है। ये 20th वीक का प्रेगनेंसी के ऊपर, या फिर अगर उसकी प्रेगनेंसी हो गई है तो बाद में वो आग बता रही है कि डॉक्टर साहब मेरा इतना बीपी रहता था, इतना मेरा प्रोटीनो यूरिया था 20वें वीक के ऊपर, 6 हफ्ते के बाद मेरा ठीक हो गया, जब मेरा बच्चा पैदा उसके 6 हफ्ते बाद मैं ठीक हो गई थी। तो आपने कहना बेटा आपको प्री एक्लेम्पशिया का केस था आपका, ठीक है। ये हमने इसके बारे में बात की। अब रिस्क फैक्टर क्या है इसके प्री एक्लेम्पशिया के? तो वो यही कह रहा है कि अगर तो बूढ़ी खातून है, एज उसकी 40+ है, ठीक है, वो उनके अंदर देखा गया है, या फिर उसका BMI बॉडी मास इंडेक्स 35 मोटी ताज़ी है, ठीक है। एक बूढ़ी है, दूसरी मोटी ताज़ी है। नंबर 3 पे उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी ये हाइपरटेंशन का शिकार रहती है, ठीक है। उसको यूँ कह लें कि रीनल डिजीज़ भी उसकी फैमिली के अंदर चल रही है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का भी शिकार है, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी इसको चल रहा है, या फिर वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के साथ आ गई है, ठीक है, या फिर उसको मोलर प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है ना सारी की सारी कंडीशन प्री एक्लेम्पशिया को रिस्क फैक्टर हैं इसके लिए। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों ये प्री एक्लेम्पशिया हुआ है, क्यों इसका हाइपरटेंशन हो गया है? देखो मैंने ये शुरू में कहा था कि हो सकता है उसको कोई वेस्कुलर डिसऑर्डर हो। तो यहाँ पे है कि जो कैपिलरीज होती हैं ना, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? एंडोथीलियम, ठीक है। वो बेसिकली एंडोथीलियम जो है ना वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वो माइक्रो एंजियोपैथीज होती हैं ना, वो क्या करती हैं? टिश्यू की परफ्यूजन जो है ना वो कम करती हैं, स्पेशली जो वाइटल आर्गन है ना, ठीक है, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, मोस्टली किडनी के ऊपर, ठीक है, और ब्रेन हो गया, बाकी जो हार्ट हो गया उसके ऊपर। तो इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है? ड्यू टू एंडोथीलियल डैमेज वहाँ पे फ्लूइड की जो है ना वो पूलिंग होना शुरू हो जाती है, फ्लूइड पूल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एडिमा होता है और वो रिड्यूस कर देता है मिटरनल के प्लाज्मा को, जिसकी वजह से उसके माँ का जो ब्लड है उसका प्लाज्मा कम हो गया तो उसका बीपी ऑटोमेटिकली शूट कर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वहाँ पे कह रहा है कि किडनी डैमेज, ग्लोमेरुलर एंड एंडोथीलाइसिस जो है ना, जो हमने कहा कि उसका प्रोटीन क्यों आ रहा है, तो वो यही बात है कि उसका जो है ना वो ग्लोमेरुलर जो है ना वो बेसमेंट, वो सारी की सारी वेसल वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये सारे का सारा हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कुछ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, डेफिसिट ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन हो सकती है प्लेसेंटा की, वेस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। अब कम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं? कम्प्लिकेशन में वो कह रहा है कि एक तो मैटरनल कम्प्लिकेशन हो सकती है, माँ को अब क्या क्या हो सकती है? देखो उसको हाइपरटेंशन है ना, उसका एक तो दिमाग की शरयानें मैंने कहा फट सकती हैं, हेमरेजेस, इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस, आँख के अंदर रेटिनल हेमरेजेस, ठीक है, इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस, आर से रेटिना आँख के ऊपर आ जो रेटिनल हेमरेजेस हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास रेटिना की डीटैचमेंट हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा? उसके आँख में पेपिलोडीमा हो सकता है, फिर हमारे पास पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, फिर हार्ट के अंदर जो है ना वो फेलियर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, जितनी आती हैं, और एट दी एंड हेपेटिक फेलियर, ठीक है, और हेल्प सिंड्रोम, HELLP। अभी तक इसको मैंने हिडन रखा हुआ है, व्हाट इज़ हेल्प? कोई कमेंट सेक्शन में यहीं पर रोक के बता दे, मुझे पता किसी ने नहीं बताना, क्योंकि इसको हम एंड पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हेल्प सिंड्रोम में चलो बता देता हूँ, एक एच से होता है हीमोलिसिस, ई से हमारे पास होता है जी एलिवेटेड लीवर एंजाइम, और हमारे पास एल और पी से लो प्लेटलेट काउंट। तो ये हेल्प सिंड्रोम बेसिकली जो है ना वो आपका एक कंडीशन है ये इसी के अंदर, ठीक है। वुमेन जो होती है ना विद हेल्प सिंड्रोम, तो यहाँ पे क्या है? एक तो हमारे पास है हिपैटिक सॉरी हीमोलिसिस, ठीक है, और फिर ई से एलिवेटेड लीवर एंजाइम, ठीक है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, और एल बी से लो प्लेटलेट काउंट। जब उसका प्लेटलेट काउंट कम है तो उसका खून नहीं जमेगा, लीवर एंजाइम उसका मतलब जिगर ख़राब है, और हीमोलिसिस उसका खून टूट रहा है, तो इनीमिया का शिकार, जिगर ख़राब, और उसके प्लेटलेट खून नहीं रुकेगा, ठीक है। ये सारी की सारी कंडीशन है। तो वोमेन जो है ना वो एक तो एपिगैस्ट्रिक पेन,
वॉमिटिंग, हेडेक और उसका जो AST लेवल है, ALT और AST हम चेक करते हैं ना, जो मोस्टली जो AST लेवल है ना वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा, और LDH जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है उसका लेवल जो है ना वो शूट किए हुए होंगे, बहुत ज़्यादा राइज होंगे। ठीक है, जब आप देखेंगे उसकी प्रोटीन तो पॉलीक्रोमेजिया जिसके अंदर हेमोलिसिस होगी। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, आप जो है ना हेल्प सिंड्रोम के अंदर जो है ना उसकी मदर को स्टेबलाइज करने के लिए फीटल असेसमेंट कर दो, उसकी डिलीवरी कर दो, तो उसके ये सिंड्रोम सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमारे पास प्री एक्लेम्शिया के अंदर जो है उसको एक तो सर दर्द आप करवा देना। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे सर बड़ी दर्द होती है, आँख उसमें क्या रेटिनल हैमरेजेस है तो विजुअल उसकी आँख की जो है ना वो सारी की सारी तबाही लगा देना। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन, उसको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी होगी। और पीडल एडीमा, ठीक है, उसके पाँव जो है ना वो हमारे पास से सूजे हुए होंगे, तो ये हमारे पास सारे के सारे होती हैं। ठीक है, BP को रिकॉर्ड करो, CNS का एग्जामिनेशन करो और फंडोस्कोपी आप कर लो, तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या होती है, आप इन्वेस्टिगेशन में LFT कर लो, RFT कर लो, कोagulation प्रॉफिट कर लो, 24 और यूरिन प्रोटीन कर लो, तो आपके पास होगा। ठीक है, मॉनिटर कैसे करना है फीटल कॉम्प्लिकेशन को, आपने अल्ट्रा साउंड स्कैन जो है ना वो आप कर लेना। इसके अंदर आपको फीटल साइज, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, फीटल डॉपलर और एंटीनेटल CTG जो है ना ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैनेजमेंट क्या करनी है इसकी, एज सच कोई जो है ना वो मैनेजमेंट नहीं है। जब तक कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होती वो इसी कंडीशन के साथ रहेगी, और प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन के 6 हफ्ते के बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। ठीक है, बस आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी होती है। वही है, माइल्ड है, मॉडरेट हो सकती है, ये सीवियर हो सकती है। माइल्ड में अगर 140 से 149 है और 99 तक गया हुआ है, ठीक है, उसको मॉनिटर करो। एंटी हाइपरटेंसिव इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती, सेम यही जो है ना माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। ठीक है, मॉडरेट में आप क्या करो, ओरल लेबिटालोल जो है ना वो दे के उसको ना ट्रीटमेंट को, BP को अपने कंट्रोल में रख लो। जबकि सीवियर है इसके अंदर हमने अल्फ़ा और बीटा जो है ना वो ब्लॉकर, जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है, लेबिटालोल। ठीक है, लेबिटालोल जो है ना वो आप इसके अंदर दे सकते हैं, इसी हमारे पास जो है ना नाइस गाइडलाइन के मुताबिक जो है ना वो होगा। और बाकी मिथाइल डोपा आप इसके अंदर साथ में दे सकते हैं। ठीक है, मिथाइल डोपा बेसिकली क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव है। ठीक है, ओरली 24 आवर के अंदर हमने देनी होती है, इससे हमारे पास जो है ना वो सिडिशन और डिप्रेशन वगैरह हो सकती है। लेकिन वो निफेडिपिन जो है ना वो आप इसके अंदर दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ना वो आप इसके अंदर दे सकते हैं, लेकिन सब लिंगुअली। ठीक है, और हाइड्रेलाजीन जो है ना वो HYDRA हाइड्रेलाजीन, ठीक है, वो आप इसके अंदर दे सकते हैं, IV इन्फ्यूजन के दीजिए। सवेयर हाइपरटेंशन में वो यही कह रहा है कि हमें फिर अगर 34 वीक से बड़ा है तो आप फ़ौरन डिलीवरी कर लो, फिर आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते अगर इसी से ठीक ना हो रहा। ठीक है, ये हमारे पास होगा। अब हमारे पास है जी एक्लेम्शिया। अगर यही खातून वो कह रहा है कि टोनिक क्लोनिक सीयर के साथ, प्री एक्लेम्शिया वाली जिसका BP इतना है, प्रोटीन आ रही है पेशाब में, 20 वीक की प्रेगनेंसी, और साथ में उसको क्या है जी, हमारे पास टोनिक क्लोनिक कन्वल्जन है, दौरे पड़ रहे हैं, तो बेसिकली ये हमारे पास एक्लेम्शिया का केस है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी कहा नहीं, वो कह रहा है कि हर 10,000 में से 4 या 5 खवातीन जो है ना वो इसका प्री एक्लेम्शिया का की केस होती हैं। मैनेजमेंट क्या है इसकी प्री एक्लेम्शिया की, एक्लेम्शिया की, फ़ौरन से पहले आपने ICU में या HDU में, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, इसके अंदर आपने इसको शिफ्ट करना है। इनिशियली आपने क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प रखनी है सीनियर के लिए, साथ में ABCDE मैनेजमेंट करके 2 लार्ज IV कैनुला जो है वो पास करके रखनी है। पेशाब के लिए फोलिक एसिड लगा दो, उसका CTG करते रहो। ठीक है, वाइटल मॉनिटर करते रहो और हार्ली आउटपुट देख रहे हो। अच्छा, जो फिट्स पड़ रहे हैं उसको कंट्रोल के लिए आप MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट इसे कहेंगे ना, ठीक है, ये हम दे देते हैं। और कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन के लिए आप लेबिटालोल दे दो, ठीक है, निफेडिपिन दे दो, ठीक है, हाइड्रेलाजीन दे दो, तो हमारे पास होगा। एट दी एंड जो है ना वो अगर ना ठीक हो तो फिर उसको जो है ना आप C-सेक्शन करके उसकी डिलीवरी करवा लिया करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि उसने बुक के अंदर लिखा हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। तो जो हमारे पास है ना मैग्नीशियम MgSO4, एक मिनट ये, ओके, जो मैग्नीशियम सल्फेट है ना ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट लाइन एंटी कन्वल्सेंट है। मतलब ये दौरों को ख़त्म कर देता है, जो उसको झटके वगैरह लग रहे हैं ना उसको ख़त्म देगा। इसकी लोडिंग डोज कितनी है, 20 ml है, यानी 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट इन 20 ml ऑफ दिस सेलाइन जो है ना वो आपने डालना है, या फिर IV इन्फ्यूजन जो है ना वो इसको हमने 20 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो आपने फ़ौरन से इन्फ्यूज़ करना है। ठीक है, 4 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट आपने 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम सॉरी, ठीक है, 4 ग्राम, ठीक है, MgSO4 आपने 20 ml जो
सेलाइन है, ठीक है, उसके अंदर बोतल के अंदर आपने डाल के उसको ड्रिप के ज़रिए 20 मिनट के अंदर अंदर जो है ना उसकी बॉडी के अंदर भेजाना है, ठीक है, 20 और 4 ग्राम, ठीक है। ये आपने उसको जो है ना वो लोडिंग डोज देनी है। उसके बाद फिर आपने जो है ना वो मेंटेनेंस डोज देनी है, ठीक है। ओवर डोज भी नहीं करनी, वरना इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास वो कह रहा है कि कार्डिक डिप्रेशन हो सकता है, रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है और एनयूरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हमने मोनीटर कैसे करना है कि आया कि हमारी मैग्नीशियम सल्फेट पूरी गई है, तो MgSO4 जो है ना वो इसके अंदर देने के बाद हम ना मैग्नीशियम का लेवल जो है ना वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम टेंडन रिफ्लेक्स जो है ना वो हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। और 1 आवर यूरिन जो उसका आउटपुट आया ना उसके अंदर हम सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है हाँ इतनी गई है और इतनी रह गई है, ठीक है। अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी खुदा ना खास्ता मुझ जैसा कोई डॉक्टर है तो उसने टॉक्सिसिटी कर दी, अल्लाह ना करे, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपने फ़ौरन से पहले जो है ना वो स्टॉप कर देनी उसकी इन्फ्यूजन मैग्नीशियम सल्फेट की, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ऑक्सीजन जो है ना भर भर के देनी है O2 फेस मास्क के ऊपर लगा के, और साथ में आपने एक एंटीडोट है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट GC, जेंटलमैन कैडेट या CG, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट मैंने यूँ याद किया हुआ है। तो वो आपने देना है 10 ml इन 10% सोल्यूशन, और वो 10 मिनट के अंदर अंदर आपने लगा देना अगर ओवरडोज। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़ द एंटीडोट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज। ईजी हो गया। फिर आपने कह रहा है कि डायज़ीपैम जो है ना वो कभी भी फर्स्ट लाइन के तौर पे आप एक्लेम्शिया के अंदर यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर ना, क्यों देखो ना, दौरे ख़त्म करने हैं हमने इसको सुकून दिलवाना, ये ना हो कि उसका दिल भी सुकून में चला जाए और उसके सांस भी सुकून में चले जाए, तो इसकी वजह डायज़ीपैम हम रोक लेते हैं, ठीक है। बाकी रह गया हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए आप जो है ना वो लेबिटालोल दे दो, ठीक है, हाइड्रिलाजीन दे दो, ठीक है, और साथ में आप इसके अंदर जो है ना वो निफेडिपिन जो है ना वो आप इसके अंदर दे दो। लेबिटालोल क्या करेगा, इसकी आपने ये अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर है ना 50 मिलीग्राम जो है ना वो आपने सोल्यूशन के अंदर जो है ना वो 10 ml के सोल्यूशन के अंदर 50 मिलीग्राम डाल के 2 से 5 मिनट के अंदर दे दो, हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद इसकी मेंटेनेंस डोज जो है ना वो 20 मिलीग्राम इन 4 ml के अंदर जो है ना वो अगले 32 घंटे तक जो है ना वो 32 ml इसके अंदर जाकर देनी होती है, ठीक है। BP मॉनिटर करते रहो, ठीक है। हाइड्रिलाजीन जो है ना वो भी आपने 20 मिलीग्राम देनी है, ठीक है। निफेडिपिन जो है ना वो 5 से 10 मिलीग्राम जो है ना वो आप इसकी सबलिंगुअली ज़ुबान के नीचे, जो कि कैल्शियम चैनल है, पिलाकर है, ठीक है। यानी ये जो निफेडिपिन किसके अंदर होती है, ये जो हमारे पास ड्रग होती है ना, इसका क्या नाम था यार, जो एंजीसिड, ठीक है, उसके अंदर आई थिंक नफीडापिन ही है, यस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नफीडापिन जो ज़ुबान के नीचे रखते हैं सब लिंगुली, बाकी हाइड्रिलाजीन इसका 20 मिलीग्राम आपने लोडिंग डोज देनी है, ठीक है। और लेबिटालोल का आपने 50 मिलीग्राम जो है ना वो इन 10 ml सोल्यूशन के अंदर डाल के दे देना है। तो होपफुली इस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यार ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो अभी तक मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ये आई थिंक 12 चैप्टर है इरफान मसूद का, तो इसके अंदर आप इसको ज़रा अच्छे से देख लेना। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने जो है ना वो आपके साथ बहुत से ज़्यादा शेयर कर दिया था उसके ऑब्स्टेटिक एमरजेंसी में, उसके अंदर एक आध टॉपिक रह गया था, वो मैंने बाद में देखा। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जस्ट एक मिनट यार, मेरा लैपटॉप क्यों इतना तंग कर रहा है आज, जस्ट वेट मिनट, ठीक है। उसके अंदर एक आध जो है ना वो प्लेसेंटल अब्रप्शन हमने डिस्कशन किया था, वैदा प्रीविया डिस्कस किया था, पोस्टपार्टम हेमरेज डिस्कस किया, यूट्राइन रप्चर और प्रोलैप्स तक कर लिया था, ठीक है। उसके अंदर एक टॉपिक रह गया था जिसे हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ठीक है, नहीं यूट्राइन नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाइजेशन, ये क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये मैं कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर है जो हमारे पास ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी है ना वो देख लेना आपने, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड की जो है ना वो एम्बोलाइजेशन हो सकती है, जिस तरह क्लॉट एम्बोलस में कन्वर्ट हो जाता है ना, इस तरह एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना ड्यूरिंग डिलीवरी, कोई थोड़ा सा फ्लूइड अगर वेसल के अंदर रह जाए वो जाके माँ को तंग कर सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ये, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सडनली कार्डियोपल्मोनरी कोलैप्स जो है ना वो हो सकता है, और डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन जिसे हम कहते हैं DIC, ये हमारे पास उस फीमेल को हो सकता है, ठीक है। यही है कि हमारे पास जो है ना वो कोई भी आर्टीरियल डिजीज़ से मैटरनल सर्कुलेशन में जो है ना वो ब्लॉकेज पल्मोनरी आर्टरी की हो सकती है। रिस्क फैक्टर क्या है, अगर किसी को मल्टीपल प्रेगनेंसी है, सिजेरियन सेक्शन है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो रही है, मेल फिटस है, या ट्रोमा हो रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास होता है। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे इसकी, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या रहा है कि 4 जो है ना वो क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड। एक तो सडन ऑनसेट ऑफ द कार्डियोपल्मोनरी होगी, ठीक है। तो 4 क्राइटेरिया एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाइजेशन में, सडन
ऑनसेट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, सीपी जो है ना वो अरेस्ट इसके अंदर अचानक से हो जाएगा। नंबर सेकंड पे हाइपोटेंशन, ठीक है, अचानक से जो है ना उसका बीपी जो है ना वो फॉल करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और इसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से जो है ना वो गिरना शुरू हो जाएगी, SO2 जो है ना वो 90 से गिरना। फिर ओवर्ट डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, और ऑन सेट जो है ना वो ड्यूरिंग लेबर और विद इन दी 30 मिनट डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटल, और इसके अंदर कोई भी फीवर नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, ऑन सेट होगा ड्यूरिंग लेबर, जब वो डिलीवरी करवा रही है उस वक्त ये सारे सिम्टम्स जो है ना उसको आएंगे, या डिलीवरी के 30 मिनट के अंदर अंदर अगर उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो रहा है, उसका हाइपोटेंशन हो रही है लेकिन बुखार नहीं हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर, तो वो हमारे पास ये सारे का सारा आ जाएगा। तो इसकी स्कोरिंग है कुछ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाइजेशन की, वो मैं यहाँ पे आपको स्कोरिंग बता देता हूँ, ठीक है। तो स्कोरिंग में वो कह रहा है कि हमारे पास 0 स्कोरिंग होती है, 1 स्कोर देती है या 2 स्कोर देती है, डिपेंडिंग अपॉन प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो गया, और फिर हमारे पास फिब्रिनोजिन जो है ना इसके ऊपर, ठीक है। प्लेटलेट अगर ग्रेटर देन 1 लाख, ठीक है, वो हो तो इसको हम देंगे नहीं, लेस देन 1 है ये, ठीक है। अगर वो, बल्कि ठीक है ना, ये ग्रेटर का निशान है, तो ग्रेटर देन 1 लाख होंगे तो उसकी स्कोर 0 है। अगर वो 1 लाख से कम है तो हमने उसको ग्रेड 1 देना, और अगर वो 50,000 पर ml से कम है तो उसको ग्रेड 2 स्कोरिंग यानी 2 देंगे। फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम में उसका जो क्या होगा, लेस देन 25%, ठीक है, इंक्रीज़ 25 से 50% उसका बढ़ा हुआ होगा, और ग्रेटर देन अगर 50% होगा तो इसको हम ग्रेड 2 के अंदर ले गए। फिब्रिनोजिन में हम क्या करेंगे, अगर उसका फिब्रिनोजिन ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम है या फिर लेस देन 200 मिलीग्राम है तो हम इसको ग्रेड 1 या 2 के अंदर 0 में देंगे, ठीक है। इसके अंदर बाकी इन्वेस्टिगेशन ABGs करो, इलेक्ट्रोलाइट देख लो, कैल्शियम मैग्नीशियम लेवल दो, CBC करवा लो, एक्सरे करा लो, ECG करवा लो, वो सारे के सारे हैं। इसको एडमिट करना ICU में, हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी है, ठीक है, ताकि उसका कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट जो है ना सबसे पहले ठीक हो। उसके बाद जितने भी आपने C सेक्शन है वो उसके अंदर परफॉर्म कर लेनी होती है, ठीक है। उसके अंदर एक लास्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। तो शोल्डर के नाम से ही जाहिर है हमारे पास, ठीक है, शोल्डर डिस्टोशिया, डिस्कोशिया कुछ पढ़ते हैं, कुछ मैं तो डिस्टोशिया ही पढ़ता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, उसका जो डिफ़िकल्टी है डिलीवरी के अंदर फीटल के शोल्डर को डिलीवर कराने में, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन डिलीवरी ऑफ द फीटल शोल्डर, ठीक है, इन डिलीवरी ऑफ फीटल शोल्डर, जो फीटस का शोल्डर है ना, कंधा है, वो फंस गया, वो नहीं आ रहा, तो ये ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी में है और ये फीटल के लिए सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। इस केस में हमने कभी भी C सेक्शन जो है ना वो परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एंटीनेटली जो है ना वो रिस्क फैक्टर कौन से, अगर बेबी बहुत लार्ज है, मोटा बेबी है, मैक्रोसोमिया है, मदर छोटी है, स्मॉल कद की जो है ना वो छोटी उम्र की है, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसको, या फिर पोस्ट टर्म जो है ना उसकी प्रेगनेंसी है, तो इसके अंदर हमारे पास होता है। बाकी वो कह रहा है कि इंट्रापार्टम में प्रोलॉन्ग्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, ठीक है, या फिर इंडक्शन ऑफ लेबर हमने करवाई है, ऑक्सीटोसिन जो है ना वो हमने दे दी। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, वो फंसा हुआ बेबी है, ठीक है, यहाँ पे उसका शोल्डर फंस गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, पोस्ट पार्टम हेमरेज, जेनिटल ट्रोमा, फीटल के अंदर उसकी जो कंधा खींचेगी तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी होगी, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल हो जाएगी, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, उसका बाजू टूट जाएगा, हाइपोक्सिया ब्रेन होगा, और इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना हमने इसको किस तरह जो है ना मैनेज करना है, तो इसके लिए वो कह रहा है हमने निमोनिक है HELPERR, ये हेल्पर एक निमोनिक है। H से है कॉल फॉर हेल्प, हेल्प करनी है। E से हमारे पास क्या है, एपिजियोस्टमी, ठीक है, उसकी जो फीमेल की है ना जो रूट है, ठीक है, वजाइना वाला रूट सर्वेक्स को, वहाँ से एक हमने J शेप्ड जो है ना वो कट देना होता है जिसमें एपिजियोस्टमी का रास्ता खोल देते हैं, ठीक है। L से हमारे पास क्या है जी, लेग्स को जो है ना वो कह रहा है कि हमने मैक रोबर्ट्स पोजीशन के अंदर जो है ना वो हम नहीं करना, मतलब उसको हाइपर फ्लेक्स करना है विद दी थाई विद अबडक्टेड, टांगे खुली हुई और हाइपर फ्लेक्स्ड बिल्कुल अकड़ी हुई, ठीक है, वो उसके पेट की तरफ ला के, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास जो है ना वो लंबो सैक्रल स्पाइन जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी और बेबी इजीली डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। लेग की पोजीशन होगी। P से हमारे पास क्या है, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर, उसके पेट के ऊपर कहते हैं पुश करो, ठीक है, तो सुप्रा प्यूबिक जो है ना वो आपने प्रेशर दे देना है। E से आपने क्या करना है, इंटर पेल्वस फॉर
इंटरनल मेनोवर्स, ठीक है। अब आपने जो है ना पेल्विस के अंदर जो है ना वो अपने हाथ जो है ना वो इंटर कर लेने हैं, और यहाँ पे वो कह रहा है कि हम जो है ना वो वुड स्क्रूज होती हैं, ठीक है, वो उसका यूज़ करके वो सारे के सारे करती हैं। आर से हमारे पास क्या है, रिलीज़ ऑफ द पोस्टीरियर आर्म सबसे पहले, ठीक है। पहले उसका एल्बो बच्चे की फ्लेक्स करके पोस्टीरियर आर्म जो है ना उसको सबसे पहले जो है ना वो रिलीज़ करवाना है। फिर रोल ओवर इन ऑल फोर, ठीक है। आर वाला जो है ना उसके अंदर क्या करना है, बच्चे को पूरी तरह से गोल घुमा देना है, रोल कर देना है। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि सारे की सारी जो है ना वो जितनी भी होंगी इजी टू खींचने ताने में जो है ना वो हमें इजी हो जाएगी, ठीक है। पेल्विक डायमेंशन हमारे पास बड़ी हो जाएगी, ठीक है। एट दी एंड जो है ना वो फाइनली हमारे पास एक होता है ज़ेवनलाई मेनोवर्स, ठीक है। जेड से शुरू होता है, वो मेनोवर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि फीटल हेड को बैक टू दी पेल्विस हम रखती हैं फॉलोइंग दी सी सेक्शन, बाकी एट दी एंड और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक और भी एमरजेंसी आ जाती है जिसके अंदर हम कहते हैं इसको है कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। इसको यार हम दोबारा कभी डिस्कशन करेंगे शोल्डर डिस्टोशिया को वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ मैं वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, ठीक है। कॉर्ड प्रोलैप्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, मतलब उसकी कॉर्ड जो है स्पाइनल कह रहा हूँ, उसकी जो अम्बलाइकल कॉर्ड है बच्चे की तुनी से वो प्रोलैप्स हो गई है। कहाँ से, फीमेल की सर्वैक्स से, ठीक है। अब ये उसकी सर्वैक्स है तो यहाँ से अम्बलाइकल कार्ड जो है ना वो आपको बाहर लटकती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अलॉन्ग विद पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग प्रेजेंस ऑफ द रप्चर्ड मेम्ब्रेन, सारी रप्चर मेम्ब्रेन हुई हुई है। अब इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली जो बच्चे की अम्बलाइकल वेसल्स हैं वो जब बाहर यहाँ पे होंगी तो वो कंप्रेस हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। तो वो एक तो उसकी कंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजोस्पाज्म हो सकता है उसके अंदर, ठीक है, मुकम्मल तौर पे वेसल कंस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। अब इस रिस्क फैक्टर क्या हैं, क्यों ये कॉर्ड प्रोलैप्स की है, ठीक है। नॉर्मल से हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, या फिर बच्चा माल प्रेजेंटेशन में हो, ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी हो, ठीक है। ये सारी की सारी मैनेजमेंट में क्या है, आपने वो कह रहा है कि आप उसका डिजिटल एग्जामिनेशन करें, कंफर्म करें उसकी पोजीशन को, ठीक है, परफॉर्म स्पेकुलम या डिजिटल एग्जामिनेशन। उसके बाद आप जब डायग्नोस हो जाए तो फ़ौरन से जो है ना आप उसका सी सेक्शन कर दें, ठीक है, ताकि वो सेफली जो है ना वो, अगर आपने देखा है कि सर्वैक्स जो है ना वो फुली डायलेटेड है या नहीं है, लेकिन आपने सी सेक्शन फ़ौरन से करना है। और जो कॉर्ड कंप्रेशन है उसको किस तरह प्रेजेंट करना है, आपने नी टू चेस्ट पोजीशन में, ठीक है, उसकी नी को जो है ना वो चेस्ट की तरफ जो ला के, ठीक है, और उसको लेफ़्ट लेटरल साइड पे बिठा के फिल दी ब्लैडर विद 5 ml। अब फीमेल का ब्लैडर जो है ना उसके अंदर आपने 500 ml जो है ना वो फोलिक कैथीटर के ज़रिए आपने डालना है फ्लूइड, ठीक है, सेलाइन को, ताकि उसकी जो है ना फीटल की जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी अपवर्ड हो जाए। फिर उसके अंदर क्या करना है, हैंड डालना है वजाइना के अंदर और पुश करना है प्रेजेंटिंग पार्ट को, खींचने ना बिफोर सी सेक्शन। वो कह रहा है कि हमने फीटल की हार्ट को ये लाजमी मोनीटर करना है। ड्यूरिंग सी सेक्शन कह रहा है कि डिलीवरी शुड बी एज रैपिड एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो जाए वो लगाओ। और इसके अंदर वो कह रहा है कि प्रिवेंट करना है हमने कॉर्ड के अंदर स्पाज्म को, किसी किस्म का स्पाज्म ना हो, तो इसके अंदर आपने हैंडलिंग ऑफ कॉर्ड और हाइपोथर्मिया से बचाना है। बाकी वो कह रहा है टोकोलिटिक्स में हमारे पास कह रहा है न्यूनेटल टीम जो है ना मस्ट बी प्रेजेंट, पीडियाट्रिक की एक टीम प्रेजेंट हो, तो वो इसके अंदर आप कॉर्ड पर लेस कुछ भी नहीं है बाहर आ जाती है, ठीक है। वेजोस्पाज्म हो सकता है, तो आपने उसको नीचे इस पोजीशन में रख के उसको ब्लैडर को फिल करके 500 ml के साथ उसके पोजीशन को ठीक करके उसको डिलीवर करवा लेना है। ईजी सी बात है। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी ने इसका स्क्रीन शॉट लेना है ना तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। थैंक यू।